हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को। तो ये रहा हमारा द हिंदू एंड पीआईबी करंट अफेयर्स 3 जून 2020 का। और स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंजॉय करिए चैनल को और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम लोग अच्छे से और भी फैसिलिटीज़ आप लोग के लिए ले आए और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस गैदर कर पाए। मोटिवेट करिए हमें और प्रॉपर तरीके से आपके लिए हम काम कर पाएंगे। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डू। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए क्या करती है। तो पहला ऑप्शन है द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल नहीं है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो फाओ क्या है, इससे फाओ भी बोलते हैं, इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। दूसरा ऑप्शन है द फाओ कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड improve लोकल इकोनॉमीज बाय हेल्पिंग इट्स मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करके ये क्या करती है, हंगर को मिटाने में, डिफीट करने में हेल्प करती है, इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है और क्या करती है, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज प्रैक्टिसेस इन द मेंबर कंट्रीज़। तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी की प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसे मॉडर्नाइज करती है, इम्प्रूव करने में इनकी हेल्प करती है। तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं और आंसर को आप लोग सुनने से पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। और चलिए आंसर देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो हमारा आंसर है C. Both the statements are correct. Means first A, the Food and Agriculture Organization is an agency of United Nation. फाओ क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और फाओ क्या करती है, हेल्प करती है डिफीट करने में हंगर, इम्प्रूव करने में इकॉनमी और अपने मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करके मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूवमेंट का काम करती है। किस किस फील्ड में, वो फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरी प्रैक्टिसेस। तो इन सारे फील्ड में जो है फाओ क्या करती है, वो मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करती है और ताकि वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड काम कर पाए और हंगर इरेडिकेट कर पाए, डिफीट कर पाए और अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव कर पाए। तो और भी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है इसका एब्रिविएशन, मीन्स फाओ। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को फाओ FAO भी लिखते हैं, FAO। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ और जिसे कितने ईयर्स हो गए, 74 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे देखते हैं क्या है, ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो क्या करती है, हंगर को डिफीट करने में हेल्प करती है, इकॉनमी को इम्प्रूव करने के में हेल्प करती है और मॉडर्नाइज और इम्प्रूव करती है प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इसका हेडक्वार्टर मीन्स कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम मीन्स इटली में है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और उसके बाद चेक करिए कि क्वेश्चन सही हुआ या गलत। तो चलिए आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर है D, मध्य प्रदेश। तो पन्ना क्या है, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है और ये वहीं पे लोकेटेड है। तो चलिए इसके बारे में और भी बातें जान लेते हैं और आई होप कि आप लोग आंसर्स को अटेम्प्ट करते होंगे
और चलिए जान लेते हैं पन्ना के बारे में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व सॉरी पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं, ना कि पन्ना के बारे में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व इज़ अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन पन्ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश in India. It was declared in 1993 as 22nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 5th इन मध्य प्रदेश। तो 1993 में क्या हुआ कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो 22nd टाइगर रिजर्व बनाई गई इंडिया की, और 5th टाइगर रिजर्व हो गई वो मध्य प्रदेश की। तो अभी क्या है कि जो बाकी के 4 टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं। पन्ना वॉज गिवन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2007 एज द बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया। तो 2007 में क्या हुआ कि पन्ना टाइगर रिजर्व को बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क के तौर पे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया इन 2011 में पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। तो अभी इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये इंडिया की 22nd टाइगर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश की 5th टाइगर रिजर्व है, और 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या है। आगे का क्वेश्चन है अबाउट इंटरपोल। तो इंटरपोल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मोर कॉमनली नोन एज इंटरपोल। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इंटरपोल कहते हैं। मीन्स कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस है जो सारी कंट्रीज़ के लिए काम करती है उसे इंटरपोल कहते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। तो ये क्या करती है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल करने में क्या करती है, फैसिलिटेट करती है और हेल्प करती है। अगला क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरपोल का। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारा आंसर है ABC, बोथ ऑल 3 आर करेक्ट। तो आप लोग प्लीज़ इसके आंसर्स करते रहिएगा अपनी कॉपी में और चेक करते रहिएगा। तो चलिए इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं क्या है ये और भी बातें इसके बारे में। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इट वॉज फाउंडेड इन 1923। तो इंटरपोल जो है वो 1923 में बनाया गया। कहाँ पे, इन वियना ऑस्ट्रिया में इसे बनाया गया। और ये पहली बार किस नाम से बनी थी, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कमीशन। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कमीशन के नाम पे पहली बार इस इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो ये क्या है कि कुछ नोटिसेस भी जारी करती हैं डिफरेंट कलर की, मतलब उसका नाम है इन डिफरेंट कलर्स। जैसे कि पहला है रेड नोटिस। तो पहला क्या है, रेड नोटिस। तो इंटरपोल पहला रेड नोटिस जारी करती है। इसमें क्या है कि वो किसी पर्सन के लोकेशन या फिर उसे अरेस्ट करने के लिए, क्यों उसे अरेस्ट करना या उसके लोकेशन को जानने के लिए इसे जारी करती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत, उस पर्सन की ज़रूरत है इन जुडिशियल जुरिडिक्शन में। तो जुडिशियल जुरिडिक्शन में लाने के लिए किसी पर्सन के खिलाफ उसके लोकेशन और अरेस्ट के लिए रेड नोटिस जारी होती है। तो आगे देखते हैं आगे कौन सी नोटिस है। आगे है ब्लू नोटिस। ये किस लिए होती है, टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन के खिलाफ उसके लोकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके खिलाफ इंफॉर्मेशंस जानने के लिए ब्लू नोटिस को जारी करती है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे है ग्रीन नोटिस। तो ग्रीन नोटिस को लेके आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये ग्रीन नोटिस मीन्स मे बी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है ये, टू वार्न अबाउट पर्सनस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इफ़ दैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। अगर कोई पर्सन पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट है तो उस पर्सन के खिलाफ ग्रीन नोटिस इंटरपोल जारी करती है। आगे कौन सी नोटिस है, आगे है येलो नोटिस। तो ये किस लिए है, टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन और टू आइडेंटिफाई अ पर्सन अनेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। या फिर जैसे कि इसमें क्या है कि किसी मिसिंग पर्सन, किसी खोए हुए व्यक्ति को लेके, या फिर अगर वो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसके लिए येलो नोटिस जारी होती है। तो आगे है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस किस लिए है, टू सिक इन्फॉर्मेशन और ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। तो कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ है तो उसके लिए ब्लैक नोटिस जारी होती है। आगे देखते हैं कौन सी नोटिस है। आगे है येलो नोटिस। तो सॉरी, येलो नहीं, ऑरेंज नोटिस। तो आगे क्या है, ऑरेंज नोटिस। टू वार्न ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के बारे में वार्न करने के लिए, पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग इमिनेंट थ्रेट एंड डेंजर टू पर्सन और प्रॉपर्टी। कोई इवेंट, कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्रोसेस जो कि जो कि पर्सन्स या फिर प्रॉपर्टी के लिए इमिनेंट थ्रेट है और डेंजर है, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इंटरपोल जारी करती है। आगे क्या है, पर्पल नोटिस। तो पर्पल नोटिस में क्या है, इंटरपोल जारी करती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मूडी ऑपरेंडी प्रोसेसेस, ऑब्जेक्ट, डिवाइस और हाइडिंग प्लेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। तो ये क्या है कि उन सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन के लिए जारी करती है जो कि क्रिमिनल्स हाइड करते हैं। वो क्या है, मूडी ऑपरेंडी, प्रोसीड्यूर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस जो और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। उसके लिए कौन सी नोटिस होती है, उसके लिए पर्पल नोटिस होती है। तो आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो हमारा पहला ऑप्शन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट an independent body which took into complaints and appeals pertaining to officers, public sector undertakings, financial institution etc under the government and union territories। तो ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या दिया है यहाँ पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है लेकिन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंप्लेन एंड अपील्स को लेती है टू ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर, जो कि कंप्लेन किसके लिए हो, ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर दी गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत जो भी ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए कोई भी कंप्लेन है और या फिर अपील है तो इसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर किया जाता है। तो अगला क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे ये भी एक टर्म मिला हमें, स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कोई ये रहा एक जगह बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक जगह बोला गया है स्टैट्यूटरी बॉडी। सेटअप अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2007। तो इस स्टेटमेंट में क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को कब दिया गया है, 2007 में। अभी हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोस में हमने देखा था राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, 2005 में आया, इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। तो अभी तो ये क्या है, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बट जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पे तो इसने दे ही दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है, जो कि सही है, तो वो है सिर्फ ए, यानी कि 1 ओनली, मीन्स ए ओनली। तो अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या है।
आगे इसके बारे में और भी बातें जान लेते हैं। तो क्या है इसके, अभी तो हमने फॉर्मेशन के बारे में जान लिया कब बना और क्या करता है, अब बट अभी टेन्योर के बारे में जानना है कि कितने टेन्योर के लिए इसके ऑफिसर्स आते हैं इनमें, इसमें कमिश्नर्स कितने साल तक काम करते हैं। तो अभी क्या है, टेन्योर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ नाउ बीन रिड्यूस टू 3 फ्रॉम 5 से क्या हुआ है 3 कर दिया गया है इनके टेन्योर को। तो जैसे सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, वैसे ही स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, और दोनों का टेन्योर क्या है 3 इयर्स, दोनों का टेन्योर है 3 इयर्स के लिए काम करते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, हमारा 5वां क्वेश्चन है अबाउट मनरेगा। तो अभी क्या है, मनरेगा काफ़ी न्यूज़ में है, जो भी प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए कुछ काम देखने के लिए मनरेगा सबसे बड़ा एक स्रोत की तरह सामने आया है। मनरेगा के थ्रू उन्हें काम दिया जा रहा है। तो चलिए अभी हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज़ एन इंडियन लेबर लॉ। ये इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम टू गारंटी the right to work, and this act was passed in September 2005। तो मनरेगा क्या है, ये इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स देता है, जिसका एम है कि राइट टू वर्क प्रोवाइड करना। और इसमें क्या है, ये 2005 में बना था। और आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। इट एम्स टू इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड whose adult members volunteer to do volunteer to do unskilled work। तो इसमें क्या है कि 100 डेज़ का काम रहेगा, और किसी भी फैमिली मेम्बर के का कोई भी एडल्ट मेंबर जो है, अगर वो अनस्किल्ड, यहाँ पे क्या है टर्म अनस्किल्ड, काम करने के लिए तैयार है, तो उससे फाइनेंशियल ईयर मीन्स कि सॉरी फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है एक। और उसमें क्या है कि उस फाइनेंशियल ईयर का 100 दिन काम दिया जाएगा किसी एक नहीं, हर हाउस होल्ड के मेंबर को, एडल्ट मेंबर को, जो कि अनस्किल्ड काम करने के लिए रेडी होगा। तो इसका हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन है पहला ए ओनली, दूसरा क्या है बी ओनली, और उसके बाद क्या है तीसरा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, एंड चौथा क्या है नॉन ऑफ दी एबव, मीन्स कि दोनों गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 3 ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो देख लेते हैं क्या है दोनों स्टेटमेंट। तो पहला है कि ये एक्ट 2005 में आया, ये इंडियन लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इसका एम क्या है कि गारंटी देना राइट टू वर्क को, राइट टू वर्क जो है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और गारंटी देना, इसका एम है। और ये एक्ट पास हुआ था 2005 में, और इसमें एम क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एवरी हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर्स को 100 दिन का रोजगार देना, जो कि अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे मनरेगा के बारे में। तो अभी क्या है कि अभी जो हमारा नया इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हम रोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रोज़ पढ़ते हैं, तो उसमें आज क्या हम पढ़ेंगे, हम सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो सीबीआई के बारे में चलिए देखते हैं क्या है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट which was set up in 1941 by Government of India।
तो SPE मीन्स स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो है 1941 में हुआ, और इसी के थ्रू CBI भी निकल के आया। मीन्स कि बाद में क्या था कि CBI SPE का नाम CBI कर दिया गया। द फंक्शन ऑफ SPE, पहले SPE की फंक्शन को देख लेते थे। फंक्शन ऑफ SPE देन वर टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइबरी, करप्शन इन ट्रांसैक्शन विद द वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब SPE बनी थी तो उसमें इसका काम क्या था कि ये ब्राइवरी मीन्स घूस के बारे में जानकारी देना, केसेस को देखना, करप्शन को देखना, तो और जो कि वॉर के टाइम पे चल रहे थे तो उसके लिए SPE काम करती थी। अगला देखते हैं, सुप्रिटेंडेंस ऑफ SPE वॉज वेस्टेड विद द वॉर डिपार्टमेंट। और जो सुप्रिटेंडेंस था SPE का वो वॉर डिपार्टमेंट में से रिलेटेड था। इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर के ख़त्म होने के बाद द नीड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वॉज फेल्ट। तो वॉर ख़त्म होने के बाद, अभी तो वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे SPE का काम था कि वॉर में कोई भी ब्राइवरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है तो उसको देखना। बट क्या था कि वॉर जब ख़त्म हो गया तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फील हुआ कि अभी भी हमें ब्राइवरी और करप्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कोई एजेंसी होनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या था, द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वॉज देयरफॉर ब्रॉट इनटू फोर्स। तो 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया, और इस एक्ट का क्या था, द ट्रांसफर्ड This act transferred the superintendence of SPE to the Home Department and its function were enlarged to cover all departments of the Government of India। तो इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, जो सुपरिटेंडेंस था SPE का उसका क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ होम डिपार्टमेंट्स में, एंड इट्स फंक्शन वर इनलार्ज, और इसके फंक्शंस को बढ़ा दिया गया टू कवर ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी क्या था कि ये इसके फंक्शन को बढ़ा के क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और भी जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें जो काम रहते थे उसे भी ये देखना शुरू कर दिया। मीन्स कौन शुरू किया, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ SPE। तो आगे देखते हैं, द jurisdiction of SPE extended to all the union territory and could be extended also to the state with consent of state government consent। तो क्या हुआ कि जो SPE का जो जुरिडिक्शन था वो सारे यूनियन टेरिटरीज में एक्सटेंडेड था, और ये स्टेट्स में भी एक्सटेंडेड कर दिया गया विद द कंसेंट। मतलब विद द कंसेंट मीन्स विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट। तो आगे देखते हैं, DSPE मीन्स कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या था कि एक्वायर इट्स पॉपुलर करंट नेम। अभी क्या हुआ कि DSPE का नाम ही बदल के क्या कर दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI थ्रू होम मिनिस्टर रिजोल्यूशन। डेट क्या था उसका, आया ये 1/4/1963 में। इसे क्या किया गया, 1963 में DSPE को चेंज करके CBI बना दिया गया। Initially, the offences that were notified by the central government related only to corruption by central गवर्नमेंट सर्वेंट। इनिशियली क्या था कि ऑफेंसेस मीन्स कि जो भी क्राइम्स, जो भी ऑफेंसेस थे दैट वर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू ओनली टू करप्शन बाय, पहले क्या था ये उन्हीं ऑफिसर्स को देखता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट करते थे। तो अभी क्या, इन ड्यू कोर्स विद द सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर CBI। तो अभी क्या हुआ फिर बाद में कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बनने के बाद उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें भी CBI के अंतर्गत लाया गया। और सिमिलरली विद द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 में क्या हुआ कि बैंक्स का जब नेशनलाइजेशन हुआ
नेशनलाइजेशन हुआ, तो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो कम विद इन द एम्बिट ऑफ CBI। तो क्या हुआ कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो भी CBI के अंदर में आना शुरू हो गए। तो स्टार्टिंग में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्हीं को देखती थी CBI। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और बाद में क्या हुआ, जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का 1969 में, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और उनके एम्प्लॉयज़ थे वो भी इसके एम्बिट में, मींस CBI के एम्बिट में आना शुरू हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा नया इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताया करिए, हमें मोटिवेट, ताकि और भी बेटर तरीके से हम नए इनिशिएटिव्स ले आएँ और बेटर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। So that's all from the today's current affair. Stay safe, stay healthy, and please do like, share and subscribe.